मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इतना ज़रूरी टॉपिक क्यों है? क्योंकि हमको ये चीज़ समझनी है कि अगर बच्चे में या नवजात शिशु में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और अगर हम उसे समय पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो इससे उसके ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो जा सकता है और उसका कोई फिर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इसलिए ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कब ट्रीटमेंट देना चाहिए और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज समझेंगे। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया डिफाइन करने के लिए कोई एक वैल्यू नहीं है कि दिस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आपको सिम्टम्स मिलेंगे और इसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही ये भी फिक्स नहीं है कि ये लेवल के नीचे बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे और इसके ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन और ब्रेन डैमेज है वो एसोसिएटेड कंडीशन और अल्टरनेटिव सब्सट्रेट जो ब्रेन को अवेलेबल है बच्चे के शरीर में उस समय में, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो ब्रेन को जो डैमेज हो रहा है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि ब्रेन को कैलोरी सप्लाई कम है। वो जो एसोसिएटेड टॉक्सिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, ये टॉक्सिक मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन से भी ब्रेन को डैमेज होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल कुछ मिनटों में या घंटों में तैयार होते हैं और इस कारण से अगर एक ही एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो ये नियोनेट के ब्रेन को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया बार बार हो रहा है, ट्रीटमेंट के बावजूद हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्रेन को डैमेज करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हम समझना चाहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो जो माँ का शुगर रहता है उसका सिर्फ 80% ही बच्चे का शुगर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मदर का शुगर 100 है तो बच्चे का शुगर माँ के पेट में जब रहता है तब 80 रहेगा। दूसरा, जो माँ का इंसुलिन है, जो माँ के शरीर में इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता। तो जो भी उसके बच्चे के शरीर में ग्लूकोज है वो उसका यूटिलाइज करने के लिए बच्चे को खुद का इंसुलिन सीक्रेट करना होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर समझो माँ का ब्लड शुगर लेवल हाई है, मदर को डायबिटीज़ है या फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है जिसके कारण से उसका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चे तक के जाता है। लेकिन बच्चे तक पहुँचने के बाद में बच्चा खुद अपना इंसुलिन सीक्रेट करता है उसको यूटिलाइज करने के लिए। और जब ऐसा बच्चा डिलीवर हो जाता है और हम प्लासेंटा को क्लैम्प कर देते हैं तो ये आने वाला ग्लूकोज का सप्लाई बंद हो जाता है। लेकिन ये इंसुलिन बढ़ा हुआ है, ये इंसुलिन बच्चे का शुगर तेज़ी से कम करता है। तीसरा चीज़ ये हमको समझना है कि इमीडिएटली जन्म होने के बाद में बच्चे का शुगर कम होना नॉर्मल है ना। कुछ देर के लिए बच्चे का शुगर कम होता है क्योंकि जैसा हमने समझा था कि ये ग्लूकोज का सप्लाई बंद हो गया है। अब बच्चा दूध पिएगा, उसके बाद में शुगर बढ़ाएगा, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इस प्रोसेस में बच्चे का इंसुलिन का लेवल कम हो जाना चाहिए। जो अदर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ना चाहिए। अब रेगुलेटरी हार्मोन्स कौन सा है? जो हार्मोन्स शुगर को कम करता है उसमें है इंसुलिन। जो हार्मोन शुगर को बढ़ाते हैं उसमें है ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये 3 हार्मोन्स है जो ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स है जो इंसुलिन के साथ साथ शुगर को कम करते हैं और कुछ हार्मोन्स है जो शुगर को बढ़ाते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है जो ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी होती है, क्योंकि बच्चे का शुगर कम हो रहा है तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होनी चाहिए और ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ना चाहिए, जिसके कारण से शुगर मेंटेन रहता है। अब इन हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में बॉडी के बच्चे के शरीर में ग्लाइकोजन स्टोरेज में से ग्लूकोज आता है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और अलग अलग जो फैट्स में प्रोटीन, अमीनो एसिड शरीर में स्टोर है उससे नया ग्लूकोज बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये 2 प्रोसेस इसमें दिया है। इसको हम डिटेल में जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के वर्क इसमें समझेंगे। तो इसमें हमने समझा कि इसके शुगर्स बढ़ने चाहिए। तो ट्रांजिएंटली शुगर कम होना नॉर्मल है, खास करके पहले 4 घंटे में। ये 4 घंटे के बाद में उसका शरीर अडॉप्ट हो जाता है, ये सारे चेंजेस होते हैं और उस बच्चे का शुगर बढ़ने लगता है। और इस कारण से पहले 4 घंटे में थोड़ा शुगर अगर ज़्यादा भी कम हुआ है तो भी उसे कंसिडर किया जाता है अगर बच्चे को सिम्टम्स नहीं है।
अब ये तो हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब किन बच्चों में शुगर कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? जैसा हमने समझा था कि अगर माँ का शुगर ज़्यादा है तो बच्चे में ग्लूकोज की लेवल कम होने के चांसेस है, क्योंकि उसके शरीर में ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा रहती है। इसके अलावा माँ के कुछ मेडिकेशंस माँ को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मदर को हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर लाइक लैबेटोलॉल उन्होंने शुरू किया है, या फिर माँ को बहुत जल्दी लेबर पेन्स आ गए थे और लेबर पेन को कम करने के लिए टोकोलाइटिक्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर माँ को स्टेरॉइड मिले हैं, डेफिनेटली अगर माँ को स्टेरॉइड मिले तो माँ का शुगर बढ़ेगा और माँ का शुगर बढ़ने के कारण फिर वही सारी प्रोसेस होगी। अगर माँ को एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स मिले हैं या फिर डिलीवरी के टाइम पे ग्लूकोज चढ़ाए थे जिसके कारण से माँ का ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी। इसके अलावा हमने देखा कि अगर माँ का प्लेसेंटल सप्लाई कम है, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा की कुछ डिसीज़ है जिसके कारण से जितना ग्लूकोज बच्चे तक पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है और वो IUGR हो गया है, मतलब बच्चे की ग्रोथ जो माँ के पेट में होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, तो ऐसे कंडीशन में भी बॉडी उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करती है और ये बच्चे के हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर प्रीवियस सिबलिंग में ऐसी हिस्ट्री है कि पहले बच्चे में भी शुगर का प्रॉब्लम हुआ था या फिर पहले बच्चा भी वज़न बहुत ज़्यादा था, 4 किलो के ऊपर था, तो ऐसे कंडीशन में भी एक रिस्क होता है कि ये बच्चे में भी हम शुगर्स कम देखेंगे। बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर समझो बच्चा, हमने समझा कि IUGR है या फिर प्रीमैच्योर बेबीज़ है, क्योंकि शरीर में जो ग्लाइकोजन का स्टोर है वो आखिरी के कुछ महीनों में आता है और अगर उसके पहले बच्चा आ जाए तो उसके पास में वो ग्लाइकोजन का स्टोर कम होता है। अब ये ग्लाइकोजन का स्टोर कम होने के कारण बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, क्योंकि उसके पास स्टोर ही नहीं है ग्लूकोज बनाने के लिए जब वो डिलीवर होकर माँ से ग्लूकोज आना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे में हिपैटिक डिसफंक्शन है या फिर और कोई सेप्सिस है या फिर बर्थ एस्पेक्सिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम देखते हैं कि बच्चे का शुगर कम होने के चांसेस है। इसके अलावा पॉलीसाइथेमिया, जो RBCs बहुत ज़्यादा है, उसका हीमोग्लोबिन हमने देखा कि 22-23 ऐसा है और हीमेटोक्रिट आपका 65-70 के करीब है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं और ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है, मतलब बच्चे का वज़न अगर ज़्यादा है, जो उसका 95th परसेंटाइल है, अगर हम देखें कि इतना वेट होना चाहिए और फॉर एग्जांपल बर्थ के टाइम पे 4 किलो से ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे का शुगर कम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जैसा हमने समझा कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या फिर इन्फेक्शन है, सीजर्स आ रहे हैं बच्चों को, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी का ग्लूकोज का डिमांड बढ़ जाता है, कारण से भी हम देखते हैं कि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिफिशियंसीज होती है, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन सफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है, ग्लूकागॉन डिफिशियंसी है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम होता है। साथ ही अगर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल बॉडी में इंसुलिन हुआ है, पैनक्रियास का कोई ट्यूमर है या फिर पैनक्रियास का कोई डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे का ग्लूकोज कम होने के चांसेस होते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर बच्चे का शुगर कम हो रहा है तो शरीर उसको अडॉप्ट कैसे करेगा। सबसे पहले तो हमको समझना है कि जैसे ही बच्चे का शुगर कम होने लगेगा, बच्चे का जो सिस्टम है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, सबसे पहले इंसुलिन को कम करते करते बंद कर देगा इंसुलिन का प्रोडक्शन, ताकि बच्चे का शुगर और कम ना हो। अब और कम क्यों ना हो? क्योंकि बॉडी चाहता है कि शरीर में बाकी अवयव तक ग्लूकोज नहीं गया तो चलेगा, लेकिन ब्रेन तक जाना चाहिए, इसलिए शरीर इंसुलिन की मात्रा कम कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेन को मिले। अगर इसके बावजूद अगर बच्चे का शुगर नहीं बढ़ रहा है तो शरीर उसको अडॉप्ट करने के लिए ग्लूकागॉन का सिक्रेशन बढ़ा देगा। अब ये ग्लूकागॉन, जैसा हमने समझा था कि ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है और बढ़ा हुआ ग्लूकोज ब्रेन को कैलोरी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कुछ और सोर्स से भी ग्लूकोज को मोबिलाइज करता है, जैसा हमने समझा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जैसे ग्लाइकोजन को
ब्रेक करके ग्लूकोज फॉर्म करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, फैट से ये ग्लूकोज जनरेट करके ब्रेन को सप्लाई करता है और इस तरीके से शुगर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर ग्लाइकोजन से भी काम ना हुआ तो फिर बॉडी ग्रोथ हार्मोन और एड्रेनालिन को सिक्रेट करती है, जो फिर फैट को मेटाबोलाइज करती है। तो फ्री फैटी एसिड्स तैयार होते हैं, उससे कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स फिर ब्रेन को सप्लाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमको देखना है कि धीरे धीरे स्टेप वाइज बॉडी सारी चीज़ों को अडाप्ट करती है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझनी है और जो बहुत ज़रूरी है कि जब हम खाना खाते हैं या फिर बच्चा दूध पीता है और शरीर में ग्लूकोज आता है तो बॉडी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा लेता है। और क्योंकि अभी इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है तो जो ग्रोथ हार्मोन है या फिर हम देखें कि ग्लूकागॉन है या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये सारी इसकी लेवल कम हो जाती है क्योंकि बॉडी समझती है कि अभी ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए ब्रेन में बहुत है, तो जो भी चीज़ें हैं उसको स्टोर करना शुरू करो। इसलिए बढ़ा हुआ इंसुलिन हमेशा प्रॉब्लम करता है। इसके कारण से जब भी किसी कारण से इंसुलिन बढ़ता है तो बाकी हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं और जिसके कारण से हम देखते हैं कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा क्लिनिकली कि बच्चे का शुगर कम हुआ है? तो इसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक कहेंगे न्यूरोजेनिक सिम्टम्स, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन के कारण होते हैं, और दूसरा होता है न्यूरोग्लाइकोपेनिक, मतलब ब्रेन को शुगर कम कर मिलने की वजह से होने वाले सिम्टम्स। तो जो न्यूरोजेनिक सिम्टम्स है उसमें हम देखेंगे कि बच्चे को ट्रेमर्स आएंगे, बच्चा रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल थोड़ा सा रह सकता है, या फिर हम देखेंगे कि उसमें स्वेटिंग आएगा, उसका कलर थोड़ा सा पेल दिखेगा। देन उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा हाई पिच क्राई रह सकता है, या फिर फीडिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि न्यूरोजेनिक सिम्टम में आता है। न्यूरोग्लाइकोपेनिक थोड़े से सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अब ये हमको सीवियर और माइल्ड में समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट उसके हिसाब से चेंज होता है। तो जो न्यूरोग्लाइकोपेनिक है, मतलब जब ब्रेन को ग्लूकोज का सप्लाई बहुत कम होने के कारण सिम्टम्स आते हैं, उसमें हम देखें कि बच्चे को सीजर्स आते हैं, बच्चा कोमा में जा सकता है, बच्चा अनकॉन्शियस रह सकता है, या फिर उसमें एपनिया हो सकता है, बच्चा साइनोज हो सकता है, उसका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाता है कि बच्चा ये इसको हम सीवियर सिम्टम्स के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमको इमीडिएटली एक्शन लेना होता है। इमीडिएटली बच्चे को कैनोला डाल के आपको IV डेक्सट्रोज 10% देना होता है, अदरवाइज़ ये बच्चे के ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकता है। अब उन्होंने बच्चे के एज के हिसाब से, जन्म के कितने घंटे हो चुके हैं उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि अलग अलग शुगर्स पे उन्होंने इंटरवीन करने के लिए बोला है। तो उनका ऐसा बोलना है कि अगर कभी भी बच्चे में सिम्टम्स हैं, अब इनमें माइल्ड सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट अलग है, सीवियर सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन अगर बच्चे में सिम्टम्स हैं तो पहले 48 घंटे में आपको शुगर 50 के नीचे नहीं जाने देना है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, और अगर 48 घंटे से ज़्यादा का बच्चे का एज है तो हमारा टारगेट 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से रहेगा। अब ये सिम्टोमेटिक के लिए, लेकिन बच्चा एब्सोल्युटली ऑलराइट है, उसको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि हम थोड़ा नीचे के लेवल तक के भी राह देख सकते हैं, आप IV मत लगाइए, है ना। इन कंडीशन में अगर आपका शुगर बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपने इसको ट्रीटमेंट में IV नहीं लगाना है। आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंटली, लेकिन IV डेक्सट्रोज नहीं देना है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने जब देखा कि जब भी हम बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए उसको ग्लूकोज देते हैं तो जो बच्चे का ग्लूकोज है वो एब्रप्टली राइज हो जाता है, और जब ये एब्रप्टली राइज होता है इंसुलिन फिर से सीक्रेट होता है, फिर हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा जाता है, तो ऐसा विशियस साइकिल तैयार होता है। और जो एब्रप्ट चेंज इन ग्लूकोज लेवल है उसके साथ में उन्होंने देखा कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होता है। और जो कुछ स्टडीज़ उन्होंने देखा उसमें किया कि जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है उसमें आप ट्रीटमेंट IV फ्लूइड से करें या नहीं करें उसका आउटकम चेंज नहीं होता है ना। उल्टा अगर आपने ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा टारगेट किया, IV फ्लूइड देख के ग्लूकोज में फ्लक्चुएशंस हुए तो वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को सिम्टम्स नहीं है
तो आपने उसका लेवल दूसरा कंसिडर करना चाहिए। कितना करना चाहिए? तो पहले 4 घंटे में उन्होंने बोला कि 25 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक आपको बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो 50 के नीचे भी नहीं जाने देना है। तो अगर सिम्टम्स है तो हम ज़्यादा एग्रेसिवली शुगर को मैनेज करते हैं, सिम्टम्स नहीं है तो हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले 4 घंटे में अगर शुगर 25 के नीचे भी है तो भी हमको IV ग्लूकोज नहीं देना है। 4 से 24 घंटे के बीच में 35 और 24 से 48 घंटे के बीच में 50 और 48 घंटे के ऊपर 60। तो पहले दिन जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ग्लूकोज का लेवल काफ़ी कम रखा है IV डेक्सट्रोज के लिए, ठीक है। तो 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लिए बोला। तो इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर इसमें लेवल कम भी होता है, सपोज बच्चे का शुगर अभी 20 है पहले 4 घंटे में और उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, बच्चा एकदम एब्सोल्युटली असिम्प्टोमेटिक है, तो भी उन्होंने डेक्सट्रोज देने के लिए नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा है कि इसको आप फीडिंग दो और फीडिंग के साथ में बक्कल 40% डेक्सट्रोज दो और आप 30 मिनट के बाद में फिर से शुगर चेक करके देखो। अगर शुगर बढ़ रहा है, जैसे अभी 20 था, 20 का 30 हो गया है ना, 20 का 25 हो गया अभी भी, लेकिन वो 35 के नीचे है, फिर भी आपको ग्लूकोज नहीं देना है। फिर भी आपको फिर से नेक्स्ट डोज बक्कल के लिए, बक्कल में 40% डेक्सट्रोज लगाना है जेल, और साथ में आपको बच्चे को फीडिंग देना है। और फीडिंग देने के बाद में आपको फिर से 30 मिनट के बाद में शुगर्स चेक करने हैं। अगर इसके बावजूद अगर समझो हमने देखा कि 3 फीड देने के बाद भी बच्चे का शुगर 45 के नीचे रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर बच्चे को IV डेक्सट्रोज लगाना है। या फिर 5 बार हो गया आपने बक्कल जेल लगा दिया, डेक्सट्रोज जेल लगा दिया, उसके बाद भी शुगर नहीं मेंटेन हो रहा, तो भी आपको IV फ्लूइड लगाना है। इसके अलावा अगर समझो आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी पेशेंट को सिम्टम्स आए तो तुरंत आपको IV डेक्सट्रोज देना है और उसके बाद आपका शुगर इस रेंज में आपको मेंटेन करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम देखते हैं कि मैनेज कैसे करना है बच्चे को। सबसे हमने पहले देखा कि बच्चे को सिम्टम्स है या नहीं। अगर सिम्टम्स है तो ट्रीटमेंट अलग है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो ट्रीटमेंट अलग है, और उसका लेवल भी अलग अलग है ना। अगर सिम्टम्स है तो आपको शुगर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लगना है अगर बच्चे का एज 48 घंटे से कम है। अगर बच्चे का एज 48 घंटे से ज़्यादा है तो हमको 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का टारगेट रखना है मिनिमम। मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारा अपर लिमिट है। दैट मीन्स अगर आपका शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर जा रहा है तो आप जो ग्लूकोज का डिलीवरी रेट है उसको कम कर सकते हैं। तो सिम्टम्स में भी हम देखते हैं कि सीवियर सिम्टम्स और माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में हमने समझा था कि जिटरीनेस है या ट्रिमर है, और अगर सीवियर सिम्टम्स में अगर हम देखें तो बच्चे को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, बच्चा कोमा में है या फिर बच्चा शॉक में है, फिर बच्चा बहुत ज़्यादा लिथार्जिक है, तो ऐसे कंडीशन को हम सीवियर सिम्टम्स कहेंगे। और इसमें हम तुरंत बच्चे को डेक्सट्रोज देते हैं। डेक्सट्रोज देने के लिए आपको 10% डेक्सट्रोज देना है। 10% डेक्सट्रोज देना है 2 ml पर kg। अगर 2 किलो का बच्चा है तो 4 ml देना है। तो इतना हमको देना है स्लोली ओवर 5 to 15 मिनट्स। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं देना, अदरवाइज बच्चे को ज़्यादा देर तक हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट भी पुश नहीं कर रहा, क्योंकि उससे बच्चे का शुगर एब्रप्टली बढ़ेगा, और जैसा हमने समझा कि एब्रप्ट शुगर बढ़ने से न्यूरो डेवलपमेंटल में इश्यूज़ बाद में आ सकते हैं 2 साल पे। तो अगर आपके पास में 10% डेक्सट्रोज इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो 0.2 ग्राम पर kg के हिसाब से आपको बच्चे को फ्लूइड देना है। अगर आपके पास 5% है तो आप 2 ml पर kg की जगह 4 ml पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपके पास में 5% डेक्सट्रोज भी अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास में आइसोलेट पी है तो भी 4 ml पर kg के हिसाब से दीजिए। अगर आपके पास में DNS है तो भी 4 ml पर kg के हिसाब से दीजिए, लेकिन बच्चे का शुगर बढ़ना ज़रूरी है। प्रिफरेबल जो फ्लूइड है, जो रिकमेंडेड फ्लूइड है, वो 10% डेक्सट्रोज है 2 ml पर kg के हिसाब से। इसके बाद में आपको IV ड्रिप शुरू कर देना है, और IV ड्रिप में आपको ग्लूकोज डिलीवरी रेट रखना है 5 to 8 मिलीग्राम पर kg पर मिनट। अब ये GDR कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्लूकोज डिलीवरी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम एक सेपरेट टॉपिक में समझेंगे। उस हिसाब से आपको GDR कैलकुलेट करना है। और जब भी आप IV फ्लूइड शुरू करते हैं उसके 30 मिनट के बाद में आपको फिर से शुगर चेक करना है। अगर शुगर
आपको देखना है कि ये रेंज में है या नहीं। अगर ये रेंज में नहीं है तो आपको GDR बढ़ाना पड़ेगा। कभी भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको फिर से डेक्सट्रोज का बोलस देना पड़ेगा, है ना। अगर लेकिन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अभी भी शुगर आपका इस रेंज में नहीं है, तो आपको GDR बढ़ाना होता है। अब वो कितने से बढ़ाना है वो हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे। उसमें हम देखेंगे कि अगर आपका 100 के ऊपर आ रहा है तो आप समझेंगे कि उसको धीरे धीरे टेपर करें, वो GDR को धीरे धीरे कम करें। अब कितने से कम करना है, इसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। अगर 2022 के अप टू डेट्स के हम गाइडलाइंस देखें तो उन्होंने लेवल के हिसाब से कैसे ग्लूकोज का GDR कम करना है वो उनको समझना है। लेकिन GDR कम करने से पहले आपको ये एश्योर कर लेना है कि हाँ उसके शुगर्स मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने अभी GDR शुरू किया है और उसमें हमने देखा कि बच्चे का शुगर मेंटेन किया और आपने GDR कम कर दिया तो फिर से शुगर फॉल होना शुरू हो गया है। तो मेक श्योर कि 2 रीडिंग 3 रीडिंग अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद ही आप GDR कम कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 90 के ऊपर से है तो आपने GDR को 1.6 से कम करना चाहिए। अगर वो 70 से 90 के बीच में है तो 1.2 से कम करना चाहिए। 60 से 70 के बीच में है तो GDR 0.8 से कम करना है। 50 से 60 के बीच में है तो 0.4 से कम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने 0.4 के हिसाब से ग्लूकोज का जो डिलीवरी रेट है उसको कम किया है। लेकिन जब शुगर आपका 40 से 50 के बीच में है तो आपको प्रीवियस रीडिंग देखना है। अगर प्रीवियस रीडिंग 50 के ऊपर है तो आपने चेंजेस कुछ भी नहीं करने हैं और आधे घंटे बाद फिर से शुगर लेना है। लेकिन अगर आपका शुगर 40 से 50 के बीच में और प्रीवियस शुगर 50 के नीचे था तो आपको GDR बढ़ाना है 0.4 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से और 30 मिनट्स के बाद में फिर से शुगर चेक करना है। अगर आपका ग्लूकोज 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे है तो ऐसे कंडीशन में आपको GDR को बढ़ाना है 0.8 से। ये सारी चीज़ें आप एक चार्ट बना के आपके ICU में या फिर आपका जो भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल है उसमें लिख के रखना ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकें। जब हम GDR दे रहे हैं पेशेंट को तो हमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना होता है। अगर आपके ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 12.5% तक के है तो आप पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हैं। अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 12.5 से ज़्यादा जा रहा है तो आपको फिर सेंट्रल लाइन डालना होता है। सेंट्रल लाइन में हम देखना है कि हमको प्रॉपर अम्बिलिकल लाइन सेंट्रल लाइन तक की तरह यूज़ करना है। जो लो लाइन अम्बिलिकल लाइन है उसमें आप 12.5% से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अगर 12.5% के ऊपर जाता है तो प्रॉपर अम्बिलिकल लाइन या फिर PICC लाइन या फिर सेंट्रल लाइन आपको इंसर्ट करना पड़ेगा बच्चे को मैनेज करने के लिए। अब समझते हैं कि जो माइल्ड सिम्टम्स है जिसमें हम देखा कि ट्रेमर्स या फिर जिटरीनेस है उसमें ट्रीटमेंट कैसा करना है या फिर असिम्प्टोमेटिक को ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में रखा है। मतलब अगर बच्चा असिम्प्टोमेटिक भी रहता है या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक भी रहता है तो भी आपका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे बस एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जब माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं तो हमारा ग्लूकोज इस रेंज में रहेगा 50 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम। लेकिन अगर असिम्प्टोमेटिक है तो इस रेंज में रहेगा। तो इसमें हमको क्या करना है कि बक्कल 10 जो 40% डेक्सट्रोज जेल है वो लगाना है 0.5 ml पर kg के हिसाब से। और उसके साथ में आपको बच्चे को फीडिंग देना है। फीडिंग प्रिफरेबली ब्रेस्ट फीडिंग देना है। अगर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग जो रहता है उसमें से आपको पॉस्चराइज ब्रेस्ट मिल्क देना है जितना भी बच्चा लेना चाहे उस हिसाब से, या फिर जो भी उसका मेंटेनेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फार्मूला मिल्क देना है। लेकिन प्रिफरेबल आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर रहता है उसमें कीटोन्स बॉडीज़ और फ्री फैटी एसिड का लेवल अच्छा रहता है, जो बच्चे के ब्रेन को अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट का काम करता है, जिसके कारण से ब्रेन को कैलोरीज मिलती रहती है और ब्रेन डैमेज नहीं होता। इसके बाद में आपको 30 मिनट बाद फिर से आपको शुगर चेक करनी है। अगर 30 मिनट के बाद में आपका शुगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टार्टिंग में 35 के नीचे था लेकिन अभी 35 के ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी वो हाइपोग्लाइसीमिया रेंज में है, तो भी आपको सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपने देखा कि वो बढ़ नहीं रहा है, 35 था 35 ही है, 35 का 30 हो गया, तो आपको तुरंत IV फ्लूइड लगाना है। जब आप IV फ्लूइड लगाते हैं तो आपको 5 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से GDR कैलकुलेट करना है। अगर समझो वो राइज हो भी रहा है लेकिन
3 फीड देने के बावजूद भी वो 45 के नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको IV फ्लूइड देना है। या फिर अगर समझो आपको 5 बार डेक्सट्रोज का जेल लगाना पड़ा है तो भी आपको IV फ्लूइड देना है। इसका मतलब उसका जो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और वो सिर्फ फीडिंग से मैनेज नहीं होने वाला। तो हमने समझा कि माइल्ड सिम्टम और असिम्प्टोमेटिक सिम्टम में IV फ्लूइड कब लगाना है। एक तो आपने डेक्सट्रोज जेल लगाने के बावजूद और फीडिंग देने के बावजूद उसका शुगर बढ़ नहीं रहा है। दूसरा, अगर 3 से ज़्यादा फीडिंग देने के बाद भी उसका शुगर 45 के नीचे है। तीसरा, 5 बार से ज़्यादा बार में आपको बक्कल जेल लगाने की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को IV डेक्सट्रोज देना है। अगर इसके अलावा कभी भी सिम्टम्स बच्चे को शुरू हो जाए तो तुरंत हम सीवियर सिम्टम्स अगर आते हैं तो हम तुरंत 10% डेक्सट्रोज का बोलस देंगे और GDR बढ़ा देंगे। अगर इसमें बस एक चीज़ और जो हमको समझनी है कि अगर थोड़े भी सिम्टम्स हैं तो हमारा जो टारगेट शुगर है वो इस रेंज में रहेगा। अगर सिम्टम्स नहीं है तो इस रेंज में। अगर आपने GDR देने के बावजूद भी बच्चे का अगर शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से दूसरे ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे का शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका GDR 12 के ऊपर जा रहा है, मतलब 12 मिलीग्राम पर kg पर मिनट से भी ज़्यादा ग्लूकोज डिलीवरी रेट दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर बच्चे के शुगर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो यू शुड कंसिडर इट एज अ रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया और उसमें आपको बाकी ड्रग्स देने हैं। बाकी ड्रग्स में जो उन्होंने मेंशन किया है उसमें है ग्लूकागॉन, बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डायज़ॉक्साइड, ऑक्ट्रियोटाइड। तो ये ड्रग्स आपको हाइपोग्लाइसीमिया में हेल्प करते हैं। ग्लूकागॉन का डोज हम देखते हैं कि जब भी ग्लूकागॉन यूज़ करना है ये 20 to 30 माइक्रोग्राम पर kg के हिसाब से देते हैं। उसको स्लोली IV पुश के हिसाब से ये सबक्यूटेनियस IM दे सकते हैं और ये जो है अगले 15 से 30 मिनट में बच्चे का शुगर बढ़ा देता है। इसका इफेक्ट सिर्फ 2 घंटे के लिए रहता है और अगर रिफ्रैक्टरी केसेस है और हमने देखा कि ये ग्लूकागॉन को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप उसको एक ड्रिप भी लगा सकते हैं 10 to 20 माइक्रोग्राम पर kg पर आवर के हिसाब से। अगर ग्लूकागॉन को रिस्पॉन्स नहीं आता, इसका मतलब जो बच्चे में ग्लाइकोजन सिंथेसिस में या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट है या फिर उसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसके कारण से वो ग्लूकागॉन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और अगर पेशेंट ग्लूकागॉन को रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब उसमें इंसुलिन की लेवल ज़्यादा रहने के चांसेस है, ये हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट में है बच्चा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चे को डायज़ॉक्साइड जो ड्रग है वो दिया जाता है। ये एंटी इंसुलिन के जैसा काम करता है। तो ये पैनक्रियाज का जो पोटेशियम चैनल होता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है जिसके कारण से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इसका इनिशियल डोज हमने देखा है कि 5 to 10 मिलीग्राम पर kg पर डे है, लेकिन जो जेनेटिक फॉर्म है हाइपर इंसुलिनिज्म के उसमें हम देखेंगे तो इसका डोज 15 मिलीग्राम पर kg पर डे से भी ज़्यादा होता है। डायज़ॉक्साइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि फ्लूइड रिटेन करना एक मेन सिम्टम्स है जिसके कारण से बच्चा पल्मोनरी एडिमा में जा सकता है, इसलिए आपको डायूरेटिक थेरेपी देनी है। और बहुत से बच्चों में हमने देखा कि BP थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर उसका PDA ओपन हो सकता है या फिर बच्चे को हाइपरट्राइकोसिस जो बोलते हैं, शरीर पे बालों का बढ़ना, खास करके फोरहेड और हाथ पैर में, इन सब के सिम्टम्स आ सकते हैं। जो तीसरा ड्रग है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। इसमें जो डोज दिया है 2 to 6 मिलीग्राम पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 to 3 डोजेस, जिसको आप ओरली या IV में भी दे सकते हैं। और ये हम कंसिडर करते हैं जब भी ग्लूकोज का इन्फ्यूजन रेट आपको 12 के ऊपर लग रहा है। अगर आप इसको यूज़ भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि GDR बढ़ा के या फिर डायज़ॉक्साइड शुरू करके इसको जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में ही बंद कर दें, अनलेस आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी लग रही है। फॉर एग्जांपल आपने हाइपोग्लाइसीमिया का सैंपल भेजा है और उसमें आपने देखा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसे जल्दी बंद कर देना चाहिए। और फिर ऑक्ट्रियोटाइड है। ऑक्ट्रियोटाइड का भी रैपिडली टैक्टिफाइलेक्सिस होता है, मतलब इसको जल्दी से रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें हम देखा कि डायज़ॉक्साइड को रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में हम ऑक्ट्रियोटाइड को ट्रायल दे सकते हैं बच्चे का शुगर मेंटेन करने के लिए।
बहुत से जो सीवियर फॉर्म है जिसमें हम देखा कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट कुछ दिनों के लिए रहता है, ऐसे कंडीशन में आपको फिर पैनक्रियाटेक्टोमी जो सब टोटल या नियर टोटल पैनक्रियाटेक्टोमी भी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसको भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये उसके जो सिम्टम्स हैं वो अगर परसिस्ट रहते हैं तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो ये 40% डेक्सट्रोज जेल जो बक्कल में लगाने का हमने कहा है, उसको एक चीज़ जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये प्रोफिलैक्टिकली रिकमेंडेड नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई पेशेंट को रिस्क फैक्टर तो है लेकिन अभी उसका शुगर नॉर्मल है, लेकिन रिस्क क्यों लेने का, उसको पहले ही आप डेक्सट्रोज लगा दो, तो ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। साथ ही जिसको सीवियर सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल उसको सीजर कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो भी वैसे कंडीशन में भी उन्होंने बक्कल डेक्सट्रोज रिकमेंड नहीं किया है। ऐसे कंडीशन में आपको नहीं देना है। वो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स या असिम्टोमेटिक बेबी जिसका आपका डेक्सट्रोज का जो शुगर का लेवल है वो कम हुआ है, उसी में आपको इसे यूज़ करना है। अब समझते हैं कि परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया के डेफिनेशन अगर हम देखें तो बुक्स में जो देखें तो मोर देन 7 डेज अगर बच्चे का शुगर कम होता है या फिर उसको ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है कि 7 दिन हो गए फिर भी आपको IV डेक्सट्रोज लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। कुछ किताबों में ये वैल्यू 48 आवर्स की भी दी है कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चे को शुगर मेंटेन नहीं हो रहा या फिर उसको IV फ्लूइड लगाना पड़ रहा है तो उसको उन्होंने परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बोला है। तो अगर हम देखें तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांजिएंट है, मतलब 48 घंटे के लिए आया तो उसके बाद में शुगर अपने आप नॉर्मल हो गया, आपको IV फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बच्चा फीडिंग के ऊपर ही शुगर्स मेंटेन कर रहा है, तो उसको ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर वो 48 घंटे से भी ज़्यादा रह गया, 7 दिन तक के है, तो उसको प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। और अगर मोर देन 7 डेज है तो इसे हम परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको समझना है कि कुछ गाइडलाइंस में मोर देन 48 आवर्स को भी परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया कहा गया है। एक और टर्म होता है वो है लेट ऑनसेट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया 48 घंटे के बाद में शुरू हुआ तो उसको लेट ऑनसेट हाइपोग्लाइसीमिया उन्होंने कहा है। तो जो हमने देखा कि ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया जनरली वो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के साथ में होता है या फिर मदर के कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो मदर के शुगर्स बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मदर को अगर ग्लूकोज चढ़ाया है या फिर मदर को स्टीरॉइड्स दिए हैं तो ऐसे कंडीशन में वो ट्रांजिएंट टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हमको दिखता है। प्रोलॉन्ग में हम देखा है कि जो भी IUGR बेबीज़ है या फिर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी रहा है, ऐसे कंडीशन में बच्चे का जो प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया हमको देखने को मिलता है। परसिस्टेंट जो है, जो 7 दिन से ज़्यादा रहता है, वो आइदर हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण, इंसुलिनिमा जैसा इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स हो सकते हैं या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी टाइप से। तो कितने दिन से ये बच्चे को प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम बच्चे का डायग्नोसिस कर सकते हैं और उस हिसाब से उसको अलग अलग उन्होंने नाम भी दिए हैं। अब किस बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो कोई भी बच्चा है जिसको सीवियर सिम्टम्स आए हैं कभी भी, तो उसको आपने इवैल्यूएट करना चाहिए। और जो भी बच्चा है जिसको आपने सस्पेक्ट किया था कि ठीक है ये इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, इसने 2-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, मतलब उसने प्रोलॉन्ग कोर्स लिया, या फिर आपने देखा कि ठीक है इसके माँ को इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर था, थोड़े से GDR में ये मैनेज हो जाना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेक्सट्रोज उसको देना पड़ा, या फिर कोई एक HDA भी है जिसमें बहुत प्रोलॉन्ग कोर्स चला, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा चला, मीन्स इसमें जो आपको रिस्क फैक्टर दिख रहा है उसके अलावा भी बच्चे में कुछ अंडरलाइंग डिसीज़ हो सकता है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है उसको हार्मोनल डिफिशियंसीज हो, और ऐसे कंडीशन में भी आपको इवेल्युएट करना है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप बच्चे को डिस्चार्ज कर दें और बच्चा फिर हाइपोग्लाइसीमिया में जाके सीवियर फॉर्म में आपके पास में आए, इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे को इवेल्युएट करना है। तीसरा, अगर बच्चे को कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, जो भी हमने रिस्क फैक्टर समझे थे बेबी के और मदर के, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी बच्चे का शुगर हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा जा रहा है, तो भी आपने बच्चे को इवेल्युएट करना चाहिए। चौथा, अगर समझो बच्चे में कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स है, या फिर माँ को पहले के बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर दिखता है जो फैमिली में रन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको बच्चे को डिटेल में इवेल्युएट करना चाहते हैं। जो अप टू डेट के गाइडलाइंस है कहते हैं कि अगर
कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप बेक्विथ-वाइडमैन सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं जो फैमिली हिस्ट्री में पहले से है, तो अगर बच्चे को सिम्टम्स नहीं भी है तो भी आपने बच्चे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको क्रिटिकल सैंपल चाहिए होता है। क्रिटिकल सैंपल मीन्स जब बच्चे की शुगर कम है तब का सैंपल आपको चाहिए। अगर बच्चे का शुगर कम हो गया था, आपने ट्रीट कर दिया, अभी नॉर्मल है, तो वो सैंपल भेज के आप उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो डायग्नोसिस करने के लिए आपको क्रिटिकल सैंपल चाहिए। क्रिटिकल सैंपल मतलब ऐसा वक्त का सैंपल जब बच्चे का शुगर अपने ब्लड ग्लूकोज से ग्लूकोमीटर से करने के बाद में 40 से नीचे था, या फिर जब आपने लैब में भेजा तो उसका वैल्यू 50 के नीचे था। तो ऐसा सैंपल आपको चाहिए। अगर समझो आपने देखा कि जो इंडिकेशन हमने समझे थे कि बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए है और अभी शुगर कम नहीं हो रहा है, तो आपने बच्चे को थोड़ा सा मॉनिटर्ड फास्टिंग करना चाहिए, जिसके लिए बच्चे को 6 घंटे के लिए फीडिंग नहीं देते हैं और बच्चे का शुगर्स कंटिन्यूसली हर घंटे में मॉनिटर करते हैं। जिस वक्त आप उसके बच्चे का शुगर 50 के नीचे गया, आपने ये टेस्ट को स्टॉप करना है, बच्चों को आईवी फ्लूइड या फीडिंग जो भी आप दे रहे थे वो देना है और तुरंत उसका सैंपल भेज के उसको इवेल्युएट करना है। ये इसमें एक चीज़ हमको समझना है कि पहले 7 दिन शरीर में एडाप्टेशन चलता है। तो पहले 7 दिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा जीडीआर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने 7 दिन के बाद में बच्चे को इवेल्युएट करना चाहिए। क्योंकि पहले 7 दिन जो भी हम टेस्ट करते हैं वो बच्चे के इनर एडाप्टेशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ऐसे कंडीशन में आप क्या ट्रीटमेंट करना है इसके कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे कि इसको ट्रीट करना है या नहीं करना है। तो बहुत से बुक्स में हम देखते हैं, बहुत से यूनिट में हम देखते हैं कि वो 7 दिन के बाद में बच्चे को इवेल्युएट करते हैं। लेकिन कोई बच्चा है अगर पहले दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट कर रहा है, आपने देखा कि बच्चा 12%, 15%, 20% डेक्सट्रोज पे मेंटेन नहीं कर रहा, जीडीआर बहुत ज़्यादा जा रहा है फिर भी मेंटेन नहीं कर रहा, तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आप उसका जो स्टेप 1 का इन्वेस्टिगेशंस है वो करा सकते हैं, जिसके हिसाब से हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि बच्चा मेंटेन ही नहीं कर रहा तो इसको डायज़ॉक्साइड की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़रूरत तो नहीं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आईवी फ्लूइड लग रहा है और बच्चे का रेंज के जस्ट अबव मेंटेन कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं इसको अंडरलाइंग सम डिसऑर्डर्स रह सकते हैं, तो अपने 7 दिन के बाद में बच्चे को इवेल्युएट करना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 स्टेप में हम इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करते हैं। स्टेप 1 में हम बच्चे का सीबीसी भेजेंगे पॉलीसाइथेमिया वगैरह रूल आउट करने के लिए, उसका सेप्टिक प्रोफाइल करेंगे सेप्सिस रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा हम इंसुलिन और कॉर्टिसोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेक और फ्री फैटी एसिड ये आपको भेजना है क्रिटिकल सैंपल में। मतलब जब बच्चे का शुगर लैब में 50 से नीचे था या फिर ग्लूकोमीटर से लेने के बाद 40 के नीचे था। इससे हम कुछ इवेल्युएशंस करते हैं। इसके बाद जो स्टेप 2 है इसमें हम अमोनिया, लैक्टेड यूरिन कीटोन्स और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस करते हैं यूरिन में। तो अगर फर्स्ट स्टेप्स अगर नॉर्मल है तो सेकंड स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ हम अदर हार्मोन्स भी डिटेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ACTH है, या फिर जो मेटाबॉलिक स्क्रीन है TMS और GCMS, इसको भी भेजते हैं। ये स्टेप्स 2 में इंक्लूड होता है। स्टेप 3 में अगर हम देखें तो जेनेटिक्स टेस्टिंग है, जो परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया के जेनेटिक म्यूटेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर एक डोपा पेट स्कैन होता है जो पैनक्रियास काम करते हैं, जो पैनक्रियाटिक सिक्रेटिंग ट्यूमर्स है उसको रूल आउट करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको बच्चे का इन्वेस्टिगेशंस करना होता है अगर बच्चे को परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया है तो ये रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया अगर है तो उसका क्रिटिकल सैंपल में वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट हम देख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि इंसुलिन का लेवल अगर हाई है लेकिन उसके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है BOHB मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ये एक कीटोन बॉडीज़ है, इसकी लेवल कम है और लो फ्री फैटी एसिड्स है, तो आपको इस कंडीशन में आपको देखना है कि इंसुलिन की लेवल ज़्यादा है। और जैसा हमने समझा था कि इंसुलिन की लेवल बढ़ने के कारण इंसुलिन फ्री फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन रिड्यूस करता है, मतलब फैट का ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट करता है, जिसके कारण से ना फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे ना ही कीटोन बॉडीज बढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको अमोनिया देखना है। अगर अमोनिया का लेवल नॉर्मल है
तो इसका कारण हो सकता है कि पेरिनेटल स्ट्रेस है, या फिर जेनेटिक में हम देखेंगे कि पोटेशियम ATP चैनल जो है उसके डिफेक्ट में ऐसा हमको सिचुएशन मिल सकता है। साथ ही कुछ जो इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है या फिर पैनक्रियाटिक माल फंक्शन है जिसमें इंसुलिन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। इसमें हमको देखना है कि जब भी आपका अमोनिया नॉर्मल है तो ये हाई चांसेस है कि बच्चा जो डायजॉक्साइड थेरेपी है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और अगर अमोनिया ज़्यादा आता है मतलब वो GLU-D1 एक्टिवेटिंग म्यूटेशन के कारण हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो आपका बच्चा है वो डायजॉक्साइड रिस्पॉन्सिव हो सकता है। यहाँ पे आपको 5 to 10 मिलीग्राम पर kg पर डे के डोज में भी डायजॉक्साइड को रिस्पॉन्स मिल सकता है। दूसरा जो हम देखते हैं पॉसिबिलिटी है कि इंसुलिन तो कम है। अब इंसुलिन कम होने के साथ साथ आपको बाकी दो चीज़ें देखनी है कि उसके फ्री फैटी एसिड्स कैसे हैं और उसके कीटोन्स बॉडीज़ कैसे हैं। अगर हम देखते हैं कि बच्चे का फ्री फैटी एसिड तो बन रहा है लेकिन कीटोन्स नहीं बन रहे और इंसुलिन नॉर्मल है, इंसुलिन लो है, इसका मतलब है कि जैसा रिस्पॉन्स शरीर का होना चाहिए वैसा हो रहा है। मतलब जब हाइपोग्लाइसीमिया है तब इंसुलिन शरीर से चला जाना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कि हाँ शरीर बराबर से हाइपोग्लाइसीमिया को एडप्ट हो रहा है। और इंसुलिन कम होने के कारण जैसा हमने समझा था कि फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा रहा तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो इंसुलिन कम है, फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है लेकिन कीटोन्स नहीं बन रहे, मतलब फ्री फैटी एसिड के स्टेज तक के फैट मेटाबोलाइज हो रहा है लेकिन फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होके जो कीटोन्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। तो आपको सस्पेक्ट करना है कि इसमें फ्री फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट है। और अगर हमने देखा कि इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है नहीं है, इंसुलिन की लेवल बहुत ही अनडिटेक्टेबल है, उसके कीटोन्स भी बढ़े हैं और फ्री फैटी एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो आपका ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेट जो आपके हार्मोनल डिफिशियंसीज हैं, या फिर आपके जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लैक्टेट का लेवल करते हैं। अगर लैक्टेट नॉर्मल है तो बच्चे में जो अदर हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है या एड्रिनल डिफिशियंसी है, उसके कारण से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और अगर लैक्टेट का लेवल ज़्यादा है तो बच्चे को ऑर्गेनिक एसिडेमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो क्रिटिकल सैंपल है उसमें टेस्ट करके एक अप्रोच बना सकते हैं कि बच्चे को कौन से डिसीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपने डायजॉक्साइड दिया, डायजॉक्साइड को रिस्पॉन्स किया, तो वो हाई इंसुलिन हाई अमोनिया की कैटेगरी में आने के चांसेस हैं। अगर डायजॉक्साइड देने के बाद भी बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप उसको ऑक्ट्रियोटाइड दे सकते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड देने के बाद भी अगर बच्चे को प्रोलॉन्ग रिक्वायरमेंट है और बच्चा अगर शुगर मेंटेन नहीं कर रहा है तो आपको डोपा पेट स्कैन करने की ज़रूरत है। अगर डोपा पेट स्कैन करने के बाद में आपको पैनक्रियाज में अगर उसका कलेक्शन दिखता है तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि बच्चे के टेल में अगर ट्यूमर है तो आप सिर्फ टेल को एक्सरसाइज करके बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर डिफ्यूज पैनक्रियाज में इसका अपटेक दिखता है तो आपको फिर सब टोटल या नियर टोटल पैनक्रियाटेक्टोमी करने की ज़रूरत पड़ती है। जनरली ऐसे बच्चे फिर सब्सिक्वेंटली टाइप 1 डायबिटीज़ में चले जाते हैं और उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डिपेंड्स कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, बच्चे के क्या लेवल्स है, कितने दिन तक के सिम्टम्स है, कितने दिन तक के शुगर का रिक्वायरमेंट है, आपका मैनेजमेंट चेंज होता है।